दो ऐसे मैनेजर जो कई बार एक दूसरे से लड़ते रहे, कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ऑब्वियसली डिफरेंट फुटबॉल। एक तरफ है यॉर्गन क्लॉप, हेवी मेटल फुटबॉल, केओस, प्रेसिंग, इमोशन। दूसरी तरफ है मोरिनियो जो कि प्रेफर करते हैं कंट्रोल, डिफेंस, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनडायरेक्टली क्लैश कर चुके हैं, मीडिया के आगे क्लैश कर चुके हैं। दोनों ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टैक्टिकल आइडिया के बारे में जो कि जोसे मोरिनियो इस बार अपनी रियल मैड्रिड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट सबसे पहले वो काइंड ऑफ यॉर्गन क्लॉप ने यूज करा था, एंड वो भी स्पेसिफिकली फॉर वन प्लेयर। बिकॉज अप्रैल 2023 में यॉर्गन क्लॉप ने एक ऐसा टैक्टिकल स्विच किया था जिसने उनके पूरे सीजन को चेंज ही कर दिया था। एक पोजिशनल स्विच, वन प्लेयर मूव्ड एंड एवरीथिंग चेंज फॉर लिवरपूल। एंड अब अगस्त 2026 में मेरे हिसाब से जोसे मोरिनियो को भी वही चीज करनी पड़ेगी, वही प्लान को रिवाइव करना पड़ेगा। एंड द गुड पार्ट इज विद द सेम प्लेयर जिसके साथ यॉर्गन क्लॉप ने किया था। एंड अब रॉड्री के बार्सिलोना जाने के बाद मेरे हिसाब से ये जोसे मोरिनियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिकल डिसीजन होने वाला है, जो उनको अब नहीं तो बहुत जल्दी लेना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में 5 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा क्लॉप के एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसे जोसे मोरिनियो उस एक्सपेरिमेंट को रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से उसने लिवरपूल को चेंज कर दिया था, किस तरीके से जोसे मोरिनियो यहां पे रियल मैड्रिड की हेल्प कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन डिटेल। सो अगर आपको इस टैक्टिकल स्विच के बारे में जानना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। Point 1. What Klopp actually did. April 9, 2023 लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। उस टाइम पे आर्सेनल जो है वो लीग को लीड कर रही थी, एंड जो लिवरपूल है उनके लिए टॉप 4 वाली पोजीशन जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गायब ही हो गई या फिर वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो लीग थी उनके हाथ से स्लिप हो रही थी। सो ऑब्वियसली क्लॉप को कुछ अलग करना था। उस टाइम पे यॉर्गन क्लॉप ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उनके लिए सब कुछ चेंज कर दिया। क्लॉप ने कुछ चेंजेस किए अपने राइट बैक के साथ। ऑब्वियसली उन्होंने इन्वर्टेड फुल बैक वाला कोई नया ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्वेंट नहीं कर दिया, ये उससे पहले भी चल रहा था। बट उन्होंने जो अलग किया अप्रैल 2023 में वो कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक था। उन्होंने एक हाइब्रिड रोल डिजाइन किया था एक स्पेसिफिक प्लेयर के स्किल सेट के ऊपर, एंड उस प्लेयर का नाम है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। उन्होंने ट्रेंट को यह समझाया कि जब भी लिवरपूल के पास बॉल होगी तो तुम मिडफील्ड में खेलोगे। सो टेक्निकली जब आपको डिफेंस करना है तो आप अपनी राइट बैक पोजीशन पे होंगे, बट जब आपके पास पोजीशन होगा तो आप मिडफील्ड में मिलने चाहिए। यानी कि उनको डबल पिवट बनाना था फेबिनियो के साथ, एंड जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी 3-2-2-3 अटैक के टाइम। एंड इसका रिजल्ट, जहां पे लिवरपूल 2-0 डाउन थी, उन्होंने उस मैच को 2-2 पे ड्रॉ कर लिया। बट यहां पे ये जो रिजल्ट है ये मैटर नहीं करता है। असली चीज जो मैटर करती है वो ये कि इसके बाद क्या क्या हुआ। उसके बाद ट्रेंट लिवरपूल के फाइनल स्ट्रेच तक ऑलमोस्ट 7 असिस्ट दे चुके थे, जिसमें से 6 तो उन्होंने अप्रैल में ही दे दिए थे। इस स्विच से पहले ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने पूरे सीजन में तब तक सिर्फ 2 असिस्ट दिए थे, एंड उसके बाद एक 7 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक भी स्टार्ट हो गई थी। एंड इसकी सबसे आयरनी वाली बात यह है कि क्लॉप ने 2021 में खुद ये चीज कही थी कि क्यों एक वर्ल्ड क्लास राइट बैक को आपको मिडफील्डर बनाना है। ये चीज मेरी समझ से बिल्कुल परे है, एंड उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। बट 2 साल के बाद ये इन्होंने खुद ट्राई करा, एंड इस आइडिया ने उनकी पूरी टीम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। लिवरपूल ने अपनी वेबसाइट पे ये ऑफिशियली बताया था कि उनके एंड होते हुए सीजन में जो ये फॉर्च्यून चेंज हुआ था, इसके पीछे कारण था उनके राइट बैक के जो हाइब्रिड स्विच हुआ था उसकी वजह से। यानी कि उन्होंने जो भी सक्सेस देखी उसमें बहुत बड़ा हाथ था उनके राइट बैक यानी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड एंड यॉर्गन क्लॉप की नई टैक्टिक उनको मिडफील्ड में लाने की। सो टेक्निकली ट्रेंट अलेक्जेंडर ऐसा क्या कर रहे थे? पहली चीज, वो यहां पे एज अ ट्रेडिशनल मिडफील्डर नहीं खेल रहे थे। वो यहां पे एक ऐसी चीज कर रहे थे जो आज तक लिवरपूल में किसी ने भी नहीं करी थी। पहले डिफेंड करते हुए ऑब्वियसली फुल बैक वाले रोल में रहना, एंड जब पोजीशन आपके पास आ जाए तब आप मिडफील्ड में आके एक डीप लाइन प्लेमेकर की तरह खेलने लग जाते हो। यानी कि सेंटर बैक से बॉल को लेना, लॉन्ग पासेस स्प्रे करना, प्ले को स्विच करना, गेम के टेम्पो को डिक्टेट करना। ट्रेंट अलेक्जेंडर की जो पासिंग है वो पहले से बहुत ही एलीट लेवल की थी, बट यहां पे अच्छी चीज ये थी कि जिस पोजीशन से वो ये कर रहे थे ये किसी ने भी पहले उनसे नहीं करवाया था। क्योंकि राइट बैक से उनके पासेस सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जाते थे, बट मिडफील्ड वाली पोजीशन से उनके पासेस हर जगह जा रहे थे। टेक्निकली लिवरपूल की मिडफील्ड के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रेटर यहां पे ट्रेंट बन गए थे। उस स्विच के बाद लिवरपूल ने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव लीग रन रखी, यानी कि काफी सारे मैचेस में खेलने के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये सब कुछ हो पाया उस स्विच की वजह से जिसने ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को एक नया रोल दे दिया था। उसके बाद क्लॉप ने ये एक्सपेरिमेंट 2023-24 में भी रखा। ये काइंड ऑफ लिवरपूल की आइडेंटिटी बन गया था। एंड ऑब्वियसली उसके बाद ट्रेंट लिवरपूल को छोड़ के रियल मैड्रिड आ जाते हैं, एंड ये जो एक्सपेरिमेंट था लिवरपूल में उनके साथ ही खत्म हो गया। अंटिल 2 वीक्स अगो, जहां पे जोसे मोरिनियो ने इसको दोबारा से ट्राई करा है।
अगस्त 1, 2026 जहां पे रियल मैड्रिड खेल रही थी फ्योरेंटीना के अगेंस्ट, ऑब्वियसली एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच, टीम शीट पे एक स्टैंडर्ड 4-2-3-1 वाली फॉर्मेशन थी जहां पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपके राइट बैक पे खेल रहे थे एंड डमफ्रीज, जैसे कि हम सबको पता है, राइट विंग पे खेल रहे थे। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है एंड एक नई चीज हमें यहां पे देखने को मिलती है। जब मैड्रिड के पास बॉल थी तब ट्रेंट अलेक्जेंडर अपने राइट बैक वाले रोल पे नहीं खेल रहे थे, वो ड्रिफ्ट इनसाइड करके सेंट्रल पोजीशन पे आ गए थे, यानी कि सेंटर बैक एंड मिडफील्ड के बीच में एक पिवट बन गए थे। एग्जैक्टली वही जगह जहां पे यर्गन क्लॉप ने 2-3 साल पहले उनको लिवरपूल में रखा था। Goal.com ने इसको ट्रिपल एजेंट रोल बताया है, यानी कि वो एक फुल बैक की तरह मैच में खेले, उसके बाद वो पूरे मैच के सेट पीस स्पेशलिस्ट भी बने रहे एंड एक नया ऑप्शन ऐड हो गया जहां पे वो टीम के लिए प्ले को बिल्ड करने लगे। बट यहां पे आती है वो डिटेल जो आपको ये बताएगी कि ये प्लान बिल्कुल भी इंप्रोवाइज नहीं था। जैसे एंड्रिक ने गोल मारा और स्कोर को 1-0 करा, जोसे मोरिन्यो ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अपने पास बुलाया टच लाइन के पास। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास वहां पे टाइम स्पेंड किया और उनको कुछ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए। ऑब्वियसली उनको ये बता रहे होंगे कि जब हमारे पास पोजीशन होगा तो तुम्हें मिडफील्ड में कहां पे जाना है। एएस डियारियो ने ये चीज कंफर्म करी कि जोसे मोरिन्यो ने ट्रेंट अलेक्जेंडर को ये चीज बोली थी कि मैं चाहता हूं कि जब हमारे पास पोजीशन हो तो तुम मिडफील्ड वाले रोल पे आ जाओ। मेरे हिसाब से टच लाइन के पास 1 मिनट स्पेंड करना और इंस्ट्रक्शंस देना ये कोई सजेशन नहीं था, ये प्री डिफाइंड एक प्लान था। एंड Goal.com ने इस कनेक्शन को बिल्कुल एक्सप्लिसिट कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये जो रोल है जहां पे ब्लेंडिंग लिंकअप आता है, मिडफील्ड से ऑर्केस्ट्रेशन रखना है, ये रॉड्री का हॉलमार्क स्टाइल है। यस, रॉड्री का हॉलमार्क, वही प्लेयर जिसने अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर दिया है एंड होपफुली वो बार्सिलोना जाने वाले हैं। वही प्लेयर जिसको शायद मोरिन्यो अपने सिस्टम का लास्ट पीस मान रहे थे। ऑब्वियसली आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि जोसे मोरिन्यो बहुत गुस्सा हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं या जिनको मैं फॉलो करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो मोरिन्यो का रिएक्शन था वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैड्रिड यूनिवर्सल ने ये चीज कंफर्म करी कि इस टैक्टिकल स्विच ने रियल मैड्रिड को मिडफील्ड में एक और पासिंग की एबिलिटी देने वाला मिडफील्डर दे दिया था। डिफेंसिवली वो अभी भी अपनी राइट बैक वाली पोजीशन पे थे, बट जब पोजीशन हमारे पास था तो मिडफील्ड में हमारे पास एक और मिडफील्डर आ गया था ट्रेंट की फॉर्म में। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्लेयर, सेम हाइब्रिड रोल। जो लिवरपूल ने 2023 में किया था वो रियल मैड्रिड 2026 में कर रही है। सिर्फ एक डिफरेंस था कि जिस मैनेजर ने इस रोल को एक तरीके से इन्वेंट करा था एंड अब जो मैनेजर इसको यूज कर रहा है, वो दोनों के दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल पे आज तक डिसएग्री करते हैं। पॉइंट थर्ड, मोरिन्यो इज नॉट टर्निंग ट्रेंट इनटू रॉड्री। ये वो पॉइंट है जहां पे मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखने का तरीका बताऊंगा, बिकॉज शायद दुनिया में आप हर जगह यही सुनोगे ट्रेंट जो है वो रॉड्री का रिप्लेसमेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोरिन्यो यहां पे रॉड्री को किसी एक फुल बैक से रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। रॉड्री शायद करंट फुटबॉल के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डीप से, वो अपने बैक फोर को स्क्रीन करते हैं, वो ट्रांजिशंस में बॉल को छीन लेते हैं, वो पूरी टीम का जो पोजिशनल टेम्पो है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड में इस टाइम पे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सारी चीजें एक साथ कर सकता है। मेरे हिसाब से जोसे मोरिन्यो जो यहां पे कर रहे हैं वो इससे भी कुछ ज्यादा स्मार्टर कर रहे हैं। शायद जो रॉड्री के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो एक प्लेयर की बजाय मल्टीपल प्लेयर से वही सारी फंक्शनैलिटीज यहां पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डीप पासिंग, द लॉन्ग स्विच ऑफ प्ले, मिडफील्ड के बेस से लॉन्ग प्रोग्रेसिव बॉल्स को आगे भेजना। अब ये वाला रोल जो है रियल मैड्रिड में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास पोजीशन होगा वो अपने फुल बैक वाले रोल से मिडफील्ड में आ जाएंगे एंड वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, एक ऐसा प्लेयर जो कंट्रोल करेगा कि ये बॉल कहां पे जाएगी, नॉट विद रनिंग बट अपने विजन से। ट्रेंट की जो पासिंग रेंज है अनडाउटेडली वो सेंट्रल मिडफील्ड से बहुत ज्यादा वाइडर है देन रॉड्रीज रेंज। रॉड्री टेम्पो कंट्रोल करते हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड डीप से क्रिएटिविटी करेंगे। डिफरेंट स्किल्स बट ऑन द सेम जोन ऑफ द पिच। फंक्शन 2, डिफेंसिव स्क्रीनिंग। यहां पे आपको चाहिए होती है पोजिशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये वो चीज है जहां पे आपको इंटरसेप्शंस करने होते हैं, यानी कि आपको एक शील्ड बनना होता है अपने सेंटर बैक्स के आगे एंड अगर काउंटर अटैक पड़ रहा है या किसी भी तरीके से ऑपोजिट ओपोनेंट जो है वो अटैक कर रहे हैं तो वहां पे आपको बॉल छीनने की कोशिश करनी होती है। रियल मैड्रिड में अब ये काम करेंगे चुआमेनी। इसी दिन के लिए चुआमेनी जो है रियल मैड्रिड के लिए साइन हुए थे, वो कोई क्रिएटिव प्लेयर नहीं है बल्कि वो एक डिफेंसिव एंकर है, एक ऐसा प्लेयर जो डेंजर को रीड करता है एंड वो इंप्लीमेंट होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। ऑब्वियसली विदाउट रॉड्री चुआमेनी जो है वो रियल मैड्रिड के अनडिस्प्यूटेड नंबर 6 बन जाएंगे। फंक्शन 3, काउंटर प्रेस एंड रिकवरी। ये वाला पार्ट आता है ट्रांजिशन मोमेंट्स में। ये वाला पार्ट आता है ट्रांजिशन मोमेंट में जैसे ही आपसे बॉल छिनती है तो किसी को बहुत तेजी से भाग के जाना पड़ेगा या फिर वहां पे फाउल करना पड़ेगा ताकि जो काउंटर अटैक पड़ रहा है उसको आप रोक सको। रियल मैड्रिड में अब ये काम फेडेरिको वेलवर्डे करेंगे। मेरे ख्याल से मोस्ट फिजिकली गिफ्टेड मिडफील्डर इस टाइम पे पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में फेडेरिको वेलवर्डे ही है। वो प्लेयर जो ला लीगा में किसी और मिडफील्डर से सबसे ज्यादा ग्राउंड कवर करता है। उनकी ट्रांजिशन स्पीड एंड रिकवरी रन्स जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ऑब्वियसली वो नहीं करते हैं जो रॉड्री करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोजिशनल कंट्रोल, बट
उन मोमेंट्स पे जहां पे बॉल आपसे छिन गई है बट आपको कोई एक प्लेयर चाहिए जो क्विकली पेस करते हुए जाए और आपके लिए बॉल छीन ले या फिर फाउल कर दे, कुछ भी कर दे बट काउंटर अटैक पड़ने से रोक दे। एंड ये वेलवर्डे की टेरिटरी है, एटलेटिको मैड्रिड ये बहुत अच्छे से जानती है। एंड यहां पे आते हैं डमफ्रीज। ऑब्वियसली डमफ्रीज यहां पे रॉड्री के किसी फंक्शन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। डमफ्रीज यहां पे एक इनेबलर का काम करेंगे। ऑब्वियसली जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड मिडफील्ड में आ जाएंगे तो वहां पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो विड्थ पीछे ट्रेंट ने छोड़ी है उसको कोई कवर कर सके, वो काम करेंगे डमफ्रीज। ऑब्वियसली वो कोई रॉड्री की रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि वो ट्रेंट को हेल्प करेंगे कि वो रॉड्री वाला जो टास्क मैंने ऊपर बताया वो बड़े आराम से कर सकें। बिना डमफ्रीज के ट्रेंट अलेक्जेंडर जो है फ्रीली सेंट्रल मिडफील्ड में नहीं आ सकते, बट विद डमफ्रीज ट्रेंट बड़े आराम से सेंट्रल मिडफील्ड वाला रोल कर सकते हैं। अगेन मैं यहां पे ये चीज बता दूं कि अब इससे पहले कि आप लोग बोलो, ये वाली चीज तभी पॉसिबल है जब डमफ्रीज एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड दोनों खेल रहे हो। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये काम जोसे मोरिनियो या डियोमांडे से भी करा सकते हैं। सो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। ट्रेंट बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चुआमेनी स्क्रीन का काम करेंगे, वेलवर्डे बॉल को रिकवर करेंगे एंड डमफ्रीज या फिर डियोमांडे जो भी राइट साइड पे खेलेगा जो ट्रेंट की हेल्प करेगा वो ट्रेंट को यहां पे इनेबल करेंगे। 3 रॉड्री के फंक्शन यहां पे 3 डिफरेंट प्लेयर्स जो है रियल मैड्रिड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड जो चौथा प्लेयर है वो इसको इनेबल करेगा। मोरिनियो मेरे हिसाब से यहां पे रॉड्री को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पे पूरी टीम मिलके वो सारे फंक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट कर सके। यहां पे आता है केस, और मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई फैक्ट वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट माय पीओवी। मेरे हिसाब से इन फंक्शंस को डिफरेंट प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना इसकी एक एडवांटेज हो सकती है एंड वो एडवांटेज होगी कि लोड यहां पे शेयर हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर सारी चीजें नहीं पड़ेगी। हाइपोथेटिकली किसी एक डिफेंसिव मिडफील्डर के ऊपर सारा रोल नहीं रहेगा कि उसी को यहां पे स्क्रीन भी करना है, उसी को यहां पे रिकवर भी करना है एंड उसी को यहां पे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। यहां पे जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे प्लेयर्स के अंदर। अब आप यहां पे सोच के देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक रॉड्री हो एंड ऑब्वियसली रॉड्री की भी किसी दिन ऑफ नाइट होगी तो उस दिन वो जो उनका सारा सिस्टम है वो सिर्फ एक प्लेयर के साथ है एंड वो टीम उस दिन फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। यही रिस्क होता है जब आप किसी एक प्लेयर पे डिपेंड हो जाते हो सारी चीजों के लिए। बट जोसे मोरिनियो यहां पे थोड़ी सी स्मार्टर स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जहां पे वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए डिफरेंट प्लेयर्स पे डिपेंडेंट होंगे। ऑब्वियसली क्या ये स्ट्रक्चर उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि क्या ये रॉड्री का रिप्लेसमेंट हमारे लिए बन जाएगा, इसका आंसर तो आपको सीजन ही देगा। बट जो उसके पीछे का लॉजिक है मेरे हिसाब से एटलीस्ट वो ऐसा साउंड करता है कि डेफिनेटली हम यहां पे वो काम कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे इंटेलिजेंट टैक्टिकल चेंज है जो कि जोसे मोरिनियो इस टाइम पे पॉसिबली कर सकते हैं, ऑब्वियसली जब हमने रॉड्री को खो दिया है। पॉइंट 4, How one change reshuffle every player at Real Madrid। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मिडफील्ड में लेके आने से सिर्फ ट्रेंट का रोल चेंज नहीं होगा बल्कि रियल मैड्रिड में ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स का जो रोल है वो यहां पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि डमफ्रीज, जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इनसाइड मूव होंगे, डमफ्रीज जो है वो आपके फर्स्ट चॉइस राइट बैक बन जाएंगे। कोई मेकशिफ्ट विंगर नहीं जो यहां पे राइट बैक बनेगा बल्कि एक एब्सोल्यूट राइट बैक बन जाएंगे। एएस ने ये चीज कंफर्म करी थी कि जोसे मोरिनियो डमफ्रीज को अपना फर्स्ट चॉइस राइट बैक की तरह देखते हैं। ऑब्वियसली अभी जो फॉर्मेशन है वो फिक्स नहीं है, कौन कौन स्टार्ट करेगा वो फिक्स नहीं है। हमने यान डियोमांडे को भी खरीद लिया है, सो ये वाली चीज देखने की होगी कि कौन फर्स्ट चॉइस राइट बैक बनेगा या फिर कौन राइट विंग पे खेलेगा। बट द गुड पॉइंट इज दैट कि जोसे मोरिनियो के पास अब काफी सारे ऑप्शंस हैं एंड ये जो प्लेयर्स हैं ये डिफरेंट रोल्स में आपको खेलते हुए जरूर मिलेंगे। सेकंड, बर्नार्डो सिल्वा। अगर रॉड्री आते तो मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा आपको आगे खेलते हुए मिलते, मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 10 रोल में भी मिल सकते थे। अब रॉड्री के जाने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि बर्नार्डो सिल्वा आपको थोड़ा डीप यानी कि पीछे खेलते हुए मिलेंगे। अब रॉड्री के जाने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बर्नार्डो सिल्वा आपको पीछे की तरफ एज अ डीप पिवट खेलते हुए मिल जाएंगे। बट अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसे कि हमने डिस्कस किया है यहां पे वो डीप डिस्ट्रीब्यूशन वाला रोल संभाल लेंगे तो बर्नार्डो सिल्वा अपने एक्चुअल रोल में यानी कि आगे खेल सकते हैं। सो इंस्टेड कि आप बर्नार्डो सिल्वा को फोर्स करो अनयूजुअल रोल में खेलने के लिए, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के मिडफील्ड में आने से वो अपने एक्चुअल रोल में खेलेंगे जहां पे वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर बन जाते हैं एंड अपना एब्सोल्यूट आउटपुट आपको देंगे। थर्ड, आर्दा गुलर। अगर बर्नार्डो नंबर 10 पे खेलते हैं तो आर्दा गुलर अपनी पोजीशन यहां पे खो देंगे। ऑब्वियसली बेलिंगम भी उसी रोल के लिए कहीं ना कहीं कंपीट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आर्दा गुलर यहां पे आपको राइट विंग में रोटेट होते हुए मिल जाएंगे। सो मेरे हिसाब से एक टैक्टिकल चेंज यहां पे आर्दा गुलर के लिए काफी चीजें क्लियर भी कर सकता है और काफी चीजें ब्लॉक भी कर सकता है, बिकॉज अगर उनको वो आगे खेलने वाला रोल नहीं मिला तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको बेंच पे मिलेंगे या फिर वो आपको राइट विंग पे रोटेट होते हुए मिलेंगे, जो उनके लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फोर्थ, कामाविंगा।
Goal.com ने ये चीज कंफर्म करी थी कि जोसे मोरिनियो कामाविंगा से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है फ्योरेंटिना वाले मैच के बाद। उन्हें यहां पे ऐसा लगता है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने उन्हें ज्यादा पासिंग लाइंस दी थी इन कंपैरिजन टू कामाविंगा। अगर ट्रेंट यहां पे डिफेंसिव प्ले मेकर वाला जो पार्ट है वो अदा कर देते हैं तो कामाविंगा हमारे लिए सिर्फ एक प्योर डिफेंसिव रोटेशन मिडफील्डर बन जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेंच में मिलेंगे। फिफ्थ, बेलिंगम। जब बेलिंगम वर्ल्ड कप की लीग से वापस आ जाएंगे तो कौन नंबर 10 खेलेगा? क्या बेलिंगम खेलेंगे, क्या बर्नार्डो खेलेंगे, या फिर आर्दा गुलर खेलेंगे? अगर ट्रेंट मिडफील्ड में खेलते हैं एंड बर्नार्डो यहां पे नंबर 10 खेलते हैं तो आपको जूड बेलिंगम लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड में पुश होते हुए मिल जाएंगे। एक ऐसी 3 मैन मिडफील्ड जो कि टेक्निकली उनकी जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है उसको बहुत हद तक रिड्यूस जरूर कर देगी। सो एक टैक्टिकल स्विच यहां पे जूड बेलिंगम के लिए उनका पूरा सीजन रीशेप कर सकता है। सो आप देख सकते हो कि हर डोमिनो इफेक्ट जो कि ऊपर वाले प्लेयर्स पे आया वो सिर्फ एक डिसीजन से आ रहा है, विच इज ट्रेंट जैसे ही मूव इनसाइड करेंगे पूरी टीम उनके हिसाब से यहां पे चेंज हो जाएगी। यही पावर होती है एक टैक्टिकल आइडिया की। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 मिनट का ज्ञान दिया था जोसे मोरिनियो ने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, वो शायद इस पूरे प्री सीजन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। पॉइंट 5, What if this structure fails? So मैंने पूरी वीडियो में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि क्यों ये सिस्टम बहुत अच्छा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये वीडियो अधूरी रह जाएगी अगर हम उन चीजों के बारे में बात ना करें कब और कैसे ये जो सिस्टम है ये फेल कर सकता है एंड उस पोजीशन में या उस टाइम पे जोसे मोरिनियो क्या करेंगे। पहला रिस्क आता है ट्रांजिशन, वो मोमेंट जब रियल मैड्रिड बॉल को लूज कर देगी। हाइपोथेटिकली अगर ट्रेंट और डम्फ्रीज अगर इस मैच को खेलते हैं तो ट्रेंट वहां पे मिडफील्ड में मूव कर जाएंगे, उस टाइम पे डम्फ्रीज शायद हाई ऑफ द पिच खेल रहे होंगे ताकि आपको विड दे सके। एंड ऑब्वियसली इस पोजीशन में हो सकता है कि रियल मैड्रिड राइट साइड पे जो स्पेस है उसको खाली छोड़ दे। ऑब्वियसली डम्फ्रीज एक नेचुरल राइट बैक है, यहां पे प्रॉब्लम उनकी पोजीशन की नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो कहां पे हैं, किस जगह पे हैं जब रियल मैड्रिड ने बॉल को लूज कर दिया है। हाइपोथेटिकली अगर दूसरी टीम ने मिडफील्ड से आगे बॉल को छीन के आगे कर लिया, वो तो पहले पीछे खड़े हैं, उनको तो काफी टाइम लग जाएगा आगे आने में, जितने में काउंटर अटैक पड़ भी जाएगा। ये ओपोनेंट्स को एक बहुत ही क्लियर टारगेट दे देगा, बॉल को छीनो, उस स्पेस को अटैक करो एंड जो रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स हैं, जो मिडफील्डर्स हैं, उनको फोर्स करो कि वो उस पोजीशन को कवर करने के लिए वहां पे आए जिससे बीच में स्पेस खड़ा हो एंड जो दूसरी टीम का स्ट्राइकर है या कोई और प्लेयर जो है शैडो स्ट्राइकर है वो यहां पे उस पोजीशन को ले ले और एक पास मार दो। इसी वजह से वेलवर्डे एंड चुआमेनी जो है वो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनमें से एक जना सेंट्रली रह के उस ट्रांजिशन को रोकेगा और दूसरा जना स्लाइड करके राइट साइड में जाएगा एंड उस काउंटर अटैक को डिले करने की कोशिश करेगा जब तक डम्फ्रीज आगे से पीछे ना आ जाए। बट यहां पे मोरिनियो के पास ऑल्टरनेटिव्स भी होंगे अगर जो ऑपोजिशन है वो स्टिल इसको एक्सप्लॉइट करते रहे। वो शायद डम्फ्रीज को बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा डीप में रहे, वो ट्रेंट को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा लेस अग्रेसिव होकर इन्वर्ट करिएगा, वो ट्रेंट को यहां पे थोड़ा सा वाइडर रख सकते हैं एंड किसी और मिडफील्डर को यूज कर सकते हैं बिल्डअप बनाते हुए डीप रहने के लिए। या फिर उन्हें कोई डेंजरस ट्रांजिशन वाली टीम मिलती है तो वो यहां पे फॉर्मेशन को बेसिक 4-3-3 रख के खिलवा सकते हैं, जहां पे वो जो ये ट्रेंट वाली फ्रीडम है इसको थोड़ा सा हम सैक्रिफाइस कर देंगे, बिकॉज हमें ओवरऑल टीम का जो स्ट्रक्चर है वो जरूर बना के रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस सिस्टम को जरूरी नहीं है कि हर टीम के अगेंस्ट काम करना ही करना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर टीम के अगेंस्ट इसी सिस्टम से खिलाना है। मोरिनियो इनको यूज कर सकते हैं उन टीम्स के अगेंस्ट जो लो ब्लॉक्स खेलती हैं एंड देन इसी सिस्टम को ट्रांजिशन कर सकते हैं उन टीम्स के अगेंस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं ट्रांजिशंस पे। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि रियल मैड्रिड किसी ना किसी मोमेंट पे इस सीजन में इस पर्टिकुलर स्पेस से जो खाली बचा है आपको गोल कंसीड करती हुई जरूर मिलेगी, बिकॉज रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अगर ये सब ना करें तो वो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स थोड़ी लगते हैं। जितने भी अग्रेसिव पोजिशनल सिस्टम होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न में आपसे जरूर मांगते हैं एंड वो थ्रेट कभी ना कभी आपको गोल की फॉर्म में मिलेगा। यहां पे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या मोरिनियो जो इसका रिवॉर्ड आता है उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं या फिर जो इसका रिस्क है उसको ज्यादा वैल्यू करेंगे। तो गाइस ये थे मेरे पॉइंट जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से यॉर्गन क्लॉप के एक एक्सपेरिमेंट को जोसे मोरिनियो यहां पे रिवाइव कर सकते हैं एंड हम ट्रेंट को यहां पे रॉड्री की रिप्लेसमेंट ना कह के बल्कि ट्रेंट के एक एट्रीब्यूट को यूज करके पूरी टीम को यहां पे चेंज कर सकते हैं एंड हम जो रॉड्री करते हैं वो डिफरेंट प्लेयर से करवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको जो भी कहना हो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा आप कितने रिलेवेंट है इस आइडिया को लेके कि ये आपको होता हुआ सीजन दिख सकता है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट रह गया है जस्ट फील फ्री टू लेट मी नो व्हाटएवर यू थिंक इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।